4 परिवार 43 एकड़ जमीन कब्जा करके बैठे। वो गरीब लोग हैं। मैंने वहां जाके देखा कि उनके पास खाने के लिए चावल तक नहीं है। तब पट्टे निरस्त हो रहे थे तो नारायण पाल जी ने किसकी आवाज उठाई? किसी बंगाली समाज की आवाज उठाई? तो 13 साल में आपने क्यों नहीं वो समस्या का समाधान करा दिया? सितारगंज और शक्ति फार्म के 180 करोड़ के प्रोजेक्ट पे रोक इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि 1 साल बाद चुनाव है। लेकिन आपको भी सिर्फ राजनीति करनी है और दूसरे लोगों को तो खैर करनी ही करनी है क्योंकि चुनाव नजदीक है। जब भी एक्वापार्क बनकर तैयार होगा उस एक्वापार्क में सबसे पहला अधिकार किसी को होगा, उन परिवारों का होगा जो वहां पर। ये आप ही के लोग हैं और आप उनका विश्वास नहीं जीत पाए, ये आपकी एक राजनीतिक कमजोरी हो सकती है। क्या वहां पे सितारगंज शक्ति फार्म के बच्चों को नौकरी नहीं लगेगी? सौरभ बहुगुणा के परिवार को नौकरी लगेगी? शक्ति फार्म का एक क्षेत्र पड़ता है प्रहलाद पलसिया। वहां पर कुछ परिवारों को नोटिस दिए गए हैं। कानूनी सिकंजा, पीला पंजा, उसकी तलवार अटकी हुई है और वहां पर एक एक्वा पार्क बनाया जा रहा है जिसमें मछलियों से संबंधित कई सारे कारोबार होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, गतिविधियां बताई जा रही हैं। 45 एकड़ ज़मीन है वो, और जो लोग वहाँ पर काबिज थे उनका ये दावा है कि वो पिछले 45-50 साल से वहाँ पर खेती कर रहे हैं, रहते हैं। बंगाली समाज के लोग हैं और पिछले 13 तारीख से लेकर अब तक आंदोलन चला रहे हैं। धरना प्रदर्शन दिन रात का चल रहा है। राजनीतिक लोग भी वहाँ समर्थन दे रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं भी पहुँच रही हैं और राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है। ये कहा जा सकता है कि एक और जो लोगों का समर्थन कर रहे हैं वो कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग और स्वयं सौरभ बहुगुणा भी कह रहे हैं। और अब वे खुद मैदान में उतरे हुए हैं और सारे मामले को अलग अलग करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। सौरभ बहुगुणा जी का स्टेटमेंट है, ये शक्ति फार्म के किसी इलाके में बंगाली समाज के लोगों के बीच में ही वे अपनी बात रख रहे हैं। और कुछ हमारे ही बीच के लोग शक्ति फार्म के विकास के खिलाफ खड़े हुए हैं। जब सौरभ बहुगुणा 3 साल से हर मंच पर एक बात कह रहा था कि राजनगर में फैक्ट्री लगेगी, राजनगर में आंचल का प्लांट लगेगा, तो कोई सामने नहीं आया। अब आप यहीं से समझना शुरू करिए कि अपने ही लोग शक्ति फार्म के विकास के विरोधी हैं। कोई भी शक्ति फार्म का आम व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, डेवलपमेंट के खिलाफ कोई भी नहीं हो सकता है। लेकिन आपने राजनगर का जिक्र किया, जहां पर आंचल की एक फैक्ट्री लग रही है और करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग वहां से उजाड़े जा रहे हैं, उनको बेदखली के नोटिस मिले हैं, उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। आप खुद कह रहे हैं अपने संबोधन में कि 3 साल से ये रायशुमारी चल रही है, इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। मेरा सवाल यही है, जब 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई तो 3 साल पहले ही ये मालूम चल गया होगा कि इस प्रोजेक्ट की जद में कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने परिवार प्रभावित होंगे, कितने परिवारों की जमीन चली जाएगी और जो लोग वहां पर अब तक रह रहे थे उनके पुनर्वास का उचित समाधान क्या होगा। ये 3 साल पहले क्यों नहीं सोचा गया? क्या वहां पे सितारगंज शक्ति फार्म के बच्चों को नौकरी नहीं लगेगी? सौरभ बहुगुणा के परिवार को नौकरी लगेगी? जब शक्ति फार्म में कोई प्लांट लगेगा तो शक्ति फार्म की मातृशक्ति को रोजगार मिलेगा। शक्ति फार्म में कोई प्लांट लगेगा तो शक्ति फार्म के युवाओं को रोजगार मिलेगा और वो एक इकोनॉमी शक्ति फार्म की डेवलप करेगा, जिससे लोगों की आजीविका भी चलेगी और आजीविका अच्छी भी होगी। बहुत अच्छी बात यहाँ पर बहुगुणा जी कह रहे हैं कि अगर इंडस्ट्री लगेगी, प्लांट लगेंगे, कंपनियां आएंगी तो शक्ति फार्म के आसपास क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में है तो वहां की आर्थिकी डेवलप होगी। लेकिन जब आर्थिकी डेवलप हो रही है तो कोई भी एक व्यक्ति जो वहां का वासिंदा है, अगर वो प्रभावित हो रहा है तो उसकी कोई उचित व्यवस्था समय रहते हो जानी चाहिए। उसको चीख पुकारने की स्थिति में नहीं आना चाहिए और वो परेशान नहीं होना चाहिए। ये एक कुशल जनप्रतिनिधि की पहचान हो सकती है और शायद अगर समय रहते सारी व्यवस्थाएं सौरभ बहुगुणा जी ने सही कर दी होती तो आज इतना बवाल हो नहीं रहा होता, ना सौरभ बहुगुणा जी को सफाई देनी पड़ती और ना जो पीड़ित लोग हैं वो अपने आंसुओं के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे होते। उसका विरोध क्यों किया जा रहा है आज? क्योंकि 1 साल बाद चुनाव है।
उनको शक्ति फार्म की जनता से प्रेम नहीं है, उनको शक्ति फार्म के रोजगार से प्रेम नहीं है, उनको सिर्फ चुनाव और वोट से प्रेम है। 4 साल से प्रहलाद पलसिया का प्रोजेक्ट चल रहा है कि हम लगाएंगे, हम लगाएंगे, हम लगाएंगे। 4 साल से प्रहलाद पलसिया का प्रोजेक्ट चल रहा है, हम लगाएंगे, हम लगाएंगे, हम लगाएंगे। ये सौरभ बहुगुणा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो खुद कह रहे हैं कि 4 साल से वो प्रोजेक्ट चल रहा है। तो 4 साल से जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ, प्रोजेक्ट मंजूर हो गया, तो वहां पर प्रभावित होने वाले लोग, तो क्या उसको छत देने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? जब 4 साल पहले प्रोजेक्ट मंजूर हो गया, काम शुरू हो गया उस पे, तो लोगों को बसाने का, पुनर्वास की प्रक्रिया भी 4 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। आज इतना बवाला ही नहीं होता, आपके विरोधियों को मौका ही नहीं मिलता। आपके राजनीतिक विरोधी जो आप कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक आया है इसलिए उन्होंने खिलाफत करना शुरू कर दी है, तो आपके विरोधियों को बिल्कुल मौका नहीं मिलता। वो चारों खाने वैसे ही चित हो जाते। 4 परिवार 43 एकड़ जमीन कब्जा करके बैठे थे। जिसके पास अगर 43 एकड़ जमीन होगी और पिछले 45 साल से होगी, तो वो कितना धनवान और मालावान होना चाहिए। वो गरीब लोग हैं। मैंने वहां जाके देखा कि उनके पास खाने के लिए चावल तक नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में वो रहते हैं। आप जाइए देखिए, विजुअल हम लोग रिपोर्ट में जारी कर रहे हैं। पीने के लिए पानी नहीं है उनके पास, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। और अगर 45 एकड़ जमीन 4 परिवार जोत रहे होंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या होनी चाहिए? आप कह रहे हैं कि 4 परिवार कब्जा करके बैठे थे। मैं यहां पर थोड़ी सी मेरी आपत्ति यह है कि यह तत्कालीन सरकारों का एक दोषपूर्ण रवैया रहा। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जब पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली समाज के लोग यहां पर विस्थापित होकर आए, तो 51 से लेकर 71 तक उनका पूर्ण पुनर्वास हो ही नहीं पाया, और वो पुनर्वास ना होने की पीड़ा आज तक ये परिवार झेल रहे हैं। तत्कालीन समय में यह हुआ कि जो राजस्व कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनके साथ बातचीत करके, चूंकि वो जंगल का इलाका था, बीहड़ का इलाका था, नदी किनारे का इलाका था, तो वहां पर वो लोग बैठ गए और सरकार को कोई उस जगह की जरूरत नहीं थी। और धीरे धीरे मेहनत कर करके उन लोगों ने 45 साल में उस जमीन को कृषि योग्य बना दिया। जगह सरकारी है, जगह वो नहीं कह रहे हैं कि हमारी है, लेकिन उस जगह को उन्होंने सींचा है। तो लोग अवैध नहीं हैं, ना ही उनका रहना अवैध है। तो माननीय सौरभ बहुगुणा जी, आपसे तो कम से कम ये उम्मीद की ही जा सकती है कि जो लोग रह गए हैं उनका कम से कम आप पुनर्वास कर दीजिए। सरकारी जगह पर आप वहां नहीं कर पा रहे हैं, प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप उनको कहीं दूसरी जगह सर छुपाने का कोई ना कोई व्यवस्था करिए। नहीं करेंगे तो वो बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके पास तो कोई सामर्थ्य नहीं है कि जाकर किराए के मकान पर भी रह सकें। अगर स्थिति उनकी बेहतर होती तो वो जंगलों में नहीं सड़ रहे होते। उनके पास रास्ता नहीं है, निकासी नहीं है, स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है बच्चों को, तो कोई अच्छा माहौल नहीं है। और मैं आज इस मन से कह रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, केपी मंडल जी यहाँ पर बैठे थे, विष्णु भाई यहाँ पर बैठे हैं, संजय भाई पीछे बैठे हैं, शंकर भाई बैठे हैं। इन सब के सामने हमारी बात हुई उन परिवारों से जो आज कह रहे हैं कि उन परिवारों को हम उजाड़ रहे हैं। मैं आपको इस मंच से कह रहा हूं कि मैंने उन सब समस्त परिवारों को कहा कि मैं आप सबको वहां पर रहने की व्यवस्था कराऊंगा और नौकरी की व्यवस्था उसी एक्वा पार्क में करा के। ये बंगाली समाज के ही वहां कुछ नेतृत्वकारी लोग होंगे जिनके नाम सौरभ बहुगुणा जी गिना रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता होंगे। वो कह रहे हैं कि उनकी मौजूदगी में प्रहलाद पलसिया के प्रभावित लोगों को आश्वासन दिया था 4 साल पहले। 4 साल से आश्वासन दे रहे हैं, तो वो 4 साल का आश्वासन जमीन पर मूर्त रूप क्यों नहीं ले पाया? आप तो गवाह पेश कर रहे हैं कि आपने वायदा किया था, तो उस वायदे को ही तो पूरा करिए। आप वायदे से क्यों मुकर रहे हैं? और आज भी सौरभ बहुगुणा उस बात पे 100% खड़ा है कि जब भी एक्वा पार्क बनकर तैयार होगा, उस एक्वा पार्क में सबसे पहला अधिकार किसी को होगा, तो उन परिवारों का होगा जो वहां पर बसे। तो ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं सौरभ बहुगुणा जी कि एक्वा पार्क में जब बनकर तैयार होगा तो उसमें पहला अधिकार वहीं के लोगों का होगा जो लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन 4 साल में उनकी व्यवस्था करा देनी चाहिए थी। चलिए, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, ये आप ही के लोग हैं और आप उनका विश्वास नहीं जीत पाए, यह आपकी एक राजनीतिक कमजोरी हो सकती है, व्यस्तता भी हो सकती है। आप कैबिनेट मंत्री हैं तो उन गरीबों के बीच पे नहीं जा पाए होंगे। अब चले जाइए, कहिए कि भाई आपका मंत्री, आपका विधायक
जब इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा है और उनके लिए जगह मुकर्रर करिए, वो प्रक्रिया जो है सरकारी तौर पर जो हो सकती है उसको शुरू कराइए और उनके लिए जगह निर्धारित करिए, उनके रोजगार की व्यवस्था करिए, तो कोई क्यों उस नर्क में रहना चाहेगा। लेकिन आपको भी सिर्फ राजनीति करनी है और दूसरे लोगों को तो खैर करनी ही करनी है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक है इसलिए आपको भी संकट की स्थिति पैदा हो रही है। कहीं बंगाली वोटर जो है वो भाजपा से छिटक ना जाए, आपसे दूर ना हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो परिणाम कुछ गलत हो सकता है, इसलिए आपको वो चिंता सता रही है। पर लोगों का पुनर्वास कैसे हो, लोगों के अधिकार कैसे सुरक्षित हो, उनका रोजगार कैसे सुरक्षित हो, उस दिशा में आप भी काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज किस तरीके की राजनीति हो रही है वहां पर? क्या उस क्षेत्र के विकास से हमारे भाई बहनों का भला नहीं होगा? उस क्षेत्र के विकास से हमारे बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी? उस एक्वा पार्क का जो 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लग रहा है वहां पर, क्या उससे हमारे सितारगंज के बच्चों को फायदा नहीं मिलेगा? ये बात आप लोग को समझनी चाहिए कि सितारगंज और शक्ति फार्म के 180 करोड़ के प्रोजेक्ट पे रोक इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि 1 साल बाद चुनाव है, प्रोजेक्ट नहीं बनेगा तो सितारगंज के और शक्ति फार्म के लोगों में नाराजगी होगी और उसका नुकसान सौरभ बहुगुणा और भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो चुनाव का डर सता रहा है, चुनाव का डर सबको है और 1 साल बाद चुनाव है और उसकी तैयारी अभी से हो गई है। विरोधी सक्रिय होना स्वाभाविक सी बात है और सौरभ बहुगुणा भी अब उसी मूड में आ गए हैं और जनसभा के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। ज्यादा बेहतर होता, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे बंगाली समाज के नेता हैं, ना सिर्फ शक्ति फार्म में है, रुद्रपुर में भी है, दिनेशपुर में भी है, उन सभी बंगाली समाज के नेताओं को इन पीड़ित परिवारों के बीच में जाना चाहिए। सौरभ बहुगुणा जी को खुद ले जाए, उनकी समस्या इतनी है, इतना ही कहना है कि उनके आसियाने ना छीने जाएं और जो खेती कर कर वो रोजगार करते थे एकमात्र, वो ना छीना जाए। अगर जमीन एक्वा पार्क के लिए चली जाती है या राजनगर में कंपनी के लिए चली जाती है तो उनकी जब खेती छिन जाएगी तो उनके रोजगार की व्यवस्था कराना ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। फिर चाहे व्यक्ति और परिवार 1 हो, 1 दर्जन हो या फिर 100 हो, 200 हो, 500 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंतिम व्यक्ति तक की, आखिरी व्यक्ति तक की जिम्मेदारी भी सरकार की है और वो जिम्मेदारी सौरभ बहुगुणा जी को लेनी ही चाहिए। वो जमीन की हकीकत यह है कि 1998 में वो जमीन निरस्त करी गई, 2003 में हाईकोर्ट ने उस जमीन को निरस्त करके उसको बंजर भूमि घोषित कर दिया गया और पिछले 23 साल से वो जमीन बंजर भूमि में दर्ज है। 2003 में आपका विधायक कौन था? तब पट्टे निरस्त हो रहा था तो नारायण पाल जी ने किसकी आवाज उठाई? किसी बंगाली समाज की आवाज उठाई? इनके पट्टे निरस्त हो रहे हैं, सदन में कभी आवाज उठाई? अधिकारियों के साथ कभी गए? कोर्ट में कभी कोई मुकदमा लड़ा? आपने सुना कि सौरभ बहुगुणा जी कह रहे हैं कि प्रहलाद पलसिया की जो जमीन है वो पट्टा निरस्त हो गया था 98 से 2003 के बीच में, और उस समय जो विधायक थे वो नारायण पाल थे। नारायण पाल इस समय इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं और जो बेदखल हुए लोग हैं उनकी पैरवी कर रहे हैं। सौरभ बहुगुणा ने सीधा निशाना साधा और कहा कि यह राजनीति हो रही है और चुनाव नज़दीक है, इसलिए नारायण पाल ये पूरा तमाशा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2003 में विधायक नारायण पाल थे, उसके बाद भी नारायण पाल विधायक 2007 में बने गए हैं, लेकिन उन्होंने पुनः पट्टे देने या पुनर्वास की कोई योजना नहीं बनाई, उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं करी, ना कोर्ट गए, ना उन्होंने कोई एक्शन लिया। बात ठीक है, बिल्कुल जायज़ है सौरभ बहुगुणा जी की कि नारायण पाल जी ने अपने विधायक रहते इन प्रभावित बंगालियों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन 2012 से तो आप काबिज हैं और आपको मालूम है कि समस्या जस की तस बनी हुई है। 2012 से 2017 तक आपके पिताजी विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री भी रहे 2.5 साल और विधायक रहे 5 साल। उसके बाद 2017 में आप विधायक बने और 22 में आप फिर विधायक बने और तब से आप अभी तक कैबिनेट मंत्री हैं। तो 2012 से अब तक 13 साल हो गए। 13 साल में आपको समस्या पता है, तो 13 साल में आपने क्यों नहीं वो समस्या का समाधान करा दिया? बंगाली समाज की समस्याओं का समाधान नहीं करा पाए नारायण पाल, इसीलिए बंगाली समाज के लोगों ने 2012 में उन्हें खारिज कर दिया, उन्हें चुनाव हरा दिया और नारायण पाल को साइड कर दिया। ये मजबूर लोग हैं और सरकार के द्वारा सताए हुए लोग हैं, तत्कालीन सरकारों के द्वारा सताए हुए लोग हैं। उनका पुनर्वास नहीं हो पाया, उसका खामियाजा ये आज तक भुगत रहे हैं। तो आदतन कब्जेदार लोग नहीं हैं, वो अतिक्रमणकारी नहीं हैं। उनका अधिकार बनता था पर अधिकार तत्कालीन सरकारों के द्वारा नहीं दिया गया। तो मैं माननीय सौरभ बहुगुणा जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप संवेदनशील हैं शक्ति फार्म के लिए, बंगाली समाज के लिए, तो इन उजाड़े जा रहे व्यक्तियों
के पुनर्वास की व्यवस्था करें, इनके रोजगार की व्यवस्था करें। ऐसा करने से आपके विरोधियों को तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा, और मुझे लगता है शायद आपको भी राजनीतिक तौर पर संतुष्टि मिलेगी। बहरहाल अनसुनी आवाज के साथ बने रहिए। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और भी हम जो गहरी बातें उस इलाके की हैं वो आगामी दिनों में सिलसिलेवार तरीके से रिपोर्ट रखते रहेंगे आपके बीच में। नमस्कार।